हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे जियांग हान शेन लियांग के साथ मिलकर डार्क सिटी जाता है अपने पास मौजूद डीमन क्रिस्टल को सेल करके उनसे कुछ कल्टीवेशन इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए। वहां जाने के बाद शेंग और प्यारी टियानियो दोनों तो अपना पोर्ट्रेट बनाने में बिजी हो गए थे। वहीं जियांग हान अपना प्रोडक्ट सेल करने के बाद वहां से निकल ही रहा था कि तभी उन लोगों की नजर एक बंदे पर पड़ती है जिसे एक स्टोन ट्रेजर का ओनर काफी बुली कर रहा था। वो तो उस बंदे की छोटी सी बेटी को अपने साथ ले जाना चाहता था। जब जियांग हान इंटरफेयर करता है तो वो बंदा इसे भी फंसा देता है। अब जियांग हान और उस ओनर के बीच शर्त लगी थी कि दोनों को 3-3 स्टोन कलेक्ट करने हैं और जिसका स्टोन सबसे ज्यादा महंगा होगा वो जीत जाएगा। अगर ओनर जीता तो वो जियांग हान और उसके साथ मौजूद सभी लोगों को जान से मार देगा और अगर जियांग हान जीता तो ये सभी लोग यहाँ से खुशी खुशी आराम से जा सकते हैं। जैसे ही कंपटीशन स्टार्ट होता है वो ओनर अपने पास मौजूद एल्डर लू का यूज करता है जो कि काफी ज्यादा प्रोफेशनल थे और बहुत सालों से स्टोन टेस्ट कर रहे थे। वो काफी खास स्टोन्स चूज करके इस बुढ़े को दे देते हैं जिसकी हेल्प से ये जीतता जा रहा था। वहीं हमारे जियांग हान के 2 स्टोन तो फिजूल थे जो कि टियानियो और लेंग ने चूज किए थे। पर जब बारी जियांग हान की आती है तो वो अपने पास से काफी छोटा सा स्टोन निकालता है जिसे उसने अपनी हेवनली आई का यूज करके चूज किया था। उसे कट करते ही उसमें से पर्पल एनर्जी रिलीज होनी शुरू हो चुकी थी। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि उस एनर्जी को देखने के बाद जो स्टोन को कट कर रहा था वो कहता है कि मैंने आज से पहले इस तरीके का अजीब पत्थर नहीं देखा। वहीं कुछ लोग गैस करने लगते हैं कि क्या ये किसी तरीके का पर्पल ब्लैक मिस्टीरियस पत्थर है। पर फिर अगले ही पल उस पत्थर को शांत देखने के बाद वो सभी कहते हैं कि लगता है हमारी गलतफहमी है। इस छोटे से पत्थर की वजह से ये लड़का इतना अच्छा ट्रेजर थोड़ी ना हासिल कर सकता है। वहीं लियांग और टियानियो तो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ये चेक करने का कि आखिर इस पत्थर में क्या है। जियांग हान उन दोनों से ही शांत रहने को कहता है क्योंकि अब तक तो वो दोनों पैनिक करने लग गए थे। तभी देखते ही देखते अचानक से वो पत्थर इतनी तेज एनर्जी रिलीज करता है जो कि सीधा आसमान की तरफ जा रही थी और उसे देखने के बाद सभी लोग जोर जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या ये मैजिक स्टोन है। सभी लोग मैजिक स्टोन का नारा लगाने लगे थे। तभी वहाँ पर वही एल्डर लू आ जाते हैं। वो उस पत्थर को देखते हुए कहते हैं कि ये तो हेवन ग्रेड का पर्पल मिस्टीरियस स्टोन है। अब एल्डर लू ने कह दिया था तो उन्हें मानना ही था। वो कहते हैं कि इस तरीके का पत्थर करोड़ों में एक होता है। आज तक मिस्टर लू ने भी इसे नहीं देखा था। इस एक छोटे से पत्थर की कॉस्ट 100 मिलियन से भी ज्यादा है। ये सुनकर तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई थी और वहाँ पर तो एक वुमन जोर जोर से रोने लग जाती है कि मैं डॉग की आंखों वाली, मैंने इस पत्थर को कितनी बार चूज करने की कोशिश की लेकिन फिर भी नहीं किया। अगर किया होता तो मेरे पैसे आज 1000 गुना बढ़ चुके होते। क्लियरली यहाँ पर जियांग हान जीत चुका था सभी की नजरों में भी। उस पत्थर को खरीदने के लिए वहाँ पर एक खरीदार भी आ जाता है जो कि हमारे जियांग हान को ऑफर करता है 1.4 बिलियन रुपीज। जियांग हान को ये डील अच्छी लगती है तो वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। लगे हाथ उस बंदे ने उन लोगों को पैसों की पोटली भी पकड़ा दी थी जिन पैसों को देखने के बाद लेंग और टियानियो की तो आंखें गोल्डन हो जाती हैं। वहीं जियांग हान अब उस ओल्ड मैन से कहता है कि क्या अब हम चले, आप अपनी शर्त पूरी करेंगे या फिर हमें किसी और तरीके से करवाना होगा। वो ओल्ड मैन कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि इतने सारे लोगों के सामने उसी ने चीख चीख कर कहा था कि वो अपनी बात से पीछे नहीं हटता। तो दिल पर पत्थर रखकर उन लोगों को वहाँ से जाने को कह देता है। जाने से पहले तो यहाँ पर लेंग और टियानियो से चिढ़ा कर जाते हैं। उनके जाने के बाद उनका दिल कर रहा था कि इसे जान से मार दे, पर तभी उसकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वहाँ पर मास्टर जिन की एंट्री हो जाती है जो कि अपने साथ काफी खूबसूरत लड़की को लेकर आए थे जिसे देखकर तो इनका दिल डोल रहा था। इस मास्टर जिन का कैरेक्टर जो भी हो, पर इतना इसकी बातों से पता लग जाता है कि ये भी जियांग हान से नफरत करता है जो कि एल्डर लू हान से कह रहा था कि हम दोनों का दुश्मन एक ही है तो क्यों ना उसे रास्ते से हटाने के लिए हम प्लान बनाए। अब एल्डर लू हान बेवकूफ तो नहीं थे, वो जानते थे कि इन्हें भी बदले में कुछ चाहिए जिसके बारे में उन्हें बात करनी थी। तो ये प्राइवेट में लेकर जाता है उन्हें, जहाँ मास्टर जिन की बातों से पता लगता है कि उसकी नजर जियांग हान के पास मौजूद 1.4 बिलियन पैसों से है। वो एल्डर लू हान से कहता है कि क्यों ना हम टाई अप कर उसे मार दे और उसके पैसे को आधा आधा बांट ले। एल्डर लू को भी ये आइडिया अच्छा लगता है क्योंकि उसे मास्टर जिन की पावर का पता था। वो कहता है कि आपकी पावर की हेल्प से वो तो बड़े आराम से हार जाएगा लेकिन आप अकेले भी तो उन दोनों को रास्ते से हटा सकते हैं, फिर आपको मेरी हेल्प की क्या जरूरत। पर मास्टर जिन का कहना था कि मैं अच्छे से जानता हूँ क्लाउड ड्रीम पवेलियन में हान फैमिली की कोई इज्जत नहीं, वहाँ पर अगर किसी की चलती है तो वो सिर्फ लो युनमेंग है। और अगर जियांग हान जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है, मेरे सुनने में आया अगर वो वहाँ पर रहा और कंपटीशन जीत गया तो वो दोबारा से सेक लीडर बनी रहेगी जो कि मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि हान फैमिली वहाँ पर डोमिनेट करे क्योंकि टियान लैंग पहले सिर्फ बैलेंस चाहता है जो कि हम दोनों के लिए ही फायदेमंद होगा। क्योंकि अगर लो युनमेंग इसी तरीके से क्लाउड ड्रीम पवेलियन पर रूल करती रही तो दोनों ही पैलेस के लिए बहुत मुसीबत खड़ी हो जाएगी। असल में इन दोनों का दुश्मन मेन जियांग हान नहीं बल्कि लो युनमेंग है। ये लोग जियांग हान को रास्ते से हटाकर लो युनमेंग को कमजोर करके क्लाउड ड्रीम पवेलियन का सेक हासिल करना चाहते हैं। मास्टर जिन का प्लान था कि क्लाउड ड्रीम पवेलियन को हान फैमिली के हाथों में सौंपने के बाद वो वहाँ के ड्रैगन मेटेराइट माइन को हासिल करना चाहता है। अब अमीर बनने के बाद हमारा हीरो जियांग और लैंग दोनों मिलकर हेयर पिन्स खरीदने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ
तरफ टियानियो को तो काफी सारी कैंडीज चाहिए थी जिसे लैंग खरीद कर देने जाने वाला था कि तभी उस पर दो लोग स्नीक अटैक करना शुरू कर देते हैं। इससे पहले कि ये लोग रिएक्ट करते जियांग हान बड़े आराम से अपनी नाइफ का यूज करके उन दोनों को ढेर कर देता है, जिस पर लैंग लात मार के अपना गुस्सा निकाल रहा था कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हमला करने की। वही जियांग हान अभी भी काफी ज्यादा चौकन्ना था। उसे पता है कि अभी भी खतरा टला नहीं है कि तभी अचानक से पीछे से एक पोर्टल ओपन होता है और एक स्पिरिचुअल चेन उस पर हमला कर देती है, जिसे वो आराम से डॉज कर चुका था। और ये हमला करने वाली लड़की और कोई नहीं बल्कि मास्टर जिन की पार्टनर थी, जो कि काफी सिलेक्टिव अंदाज में हमारे जियांग हान से कहती है कि तुम्हारे पास जो पोटली मौजूद है ना उसे मुझे दे दो, बाकी मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगी। पर जियांग हान का कहना था कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम 1.4 बिलियन जो मांग रही हो तुम उसके लायक नहीं हो। इस बंदी को जियांग हान की बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगता। उसे तो लगता है जैसे कि कोई बच्चा उसके साथ मजाक कर रहा हो और वो लग जाती है अपने हंटर के साथ फाइट करने। जहाँ जियांग हान की स्पीड देखकर तो वो भी इम्प्रेस हो चुकी थी, साथ ही बीच बीच में वो तो उसे छेड़ भी रही थी। उन दोनों की फाइट को दूर से लियांग और टियानियो बड़े मजे से फ्रूट खाते खाते एंजॉय करते हुए देख रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका ये ब्रदर आराम से जीत जाएगा। लेकिन तभी एक बंदा उन्हें चारों तरफ से डिस्टर्ब करने लगता है, जिस पर पहले तो लियांग ध्यान नहीं देता क्योंकि वो फाइट में कुछ ज्यादा ही घुस चुका था। पर फिर थोड़ी देर में उसे पता लग जाता है कि वो पेंटर जिसने उसकी पोर्ट्रेट बनाई थी वो टियानियो को होस्टेज बनाकर उससे पैसे डिमांड कर रहा है। लियांग भी लाइक, अरे पेंटर भैया आपने जितना पेंटिंग बनाया था उतना तो मैं पे कर चुका। पर इस बंदे का कहना था कि पेंटिंग तो मेरा साइड बिजनेस है, मैं पार्ट टाइम रॉबरी भी करता हूँ, और अब वो टियानियो के बदले पैसे मांग रहा था। दूसरी तरफ फाइट करते करते उस लड़की ने हमारे जियांग हान के हाथ को ट्रैप कर लिया था और साथ ही वो उस पर एक जोरदार किक से हिट करने वाली थी, पर जियांग हान उसके पाँव को पकड़ लेता है। तो वो सेड्यूस करते हुए कहती है कि तुम तो काफी ज्यादा जेंटलमैन हो, वरना इतनी लंबी टांगे देखकर तो हर कोई फिसल जाता है। पर जियांग हान ध्यान नहीं देता बल्कि एक लात मारकर कहता है कि अब खेल खत्म हुआ। वो तो जियांग हान के एक ही किक में ढेर हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ लियांग को दिखाते हैं जो कि उस बंदे से बार्गेनिंग करा था कि तुम टियानियो के बदले मुझसे 20 रुपए ले लो। 40, 100, 200, 300 और फिर 300 पर आकर रुकते हुए कहता है कि इससे ज्यादा इस पिग्गी की और कीमत नहीं है, मैं नहीं दे सकता। पर वो बंदा तो टियानियो के गर्दन पर स्वॉर्ड रखते हुए कहता है कि मुझे 1.4 बिलियन रुपीस चाहिए। इससे पहले उसकी बात कंप्लीट होती वो वहीं फ्रीज हो जाता है। लियांग और टियानियो की जान बच जाती है तो वो जियांग हान के पास आ जाते हैं। उसे तो लग रहा था कि जियांग हान ने उसे बचाया, पर पता चलता है कि ये काम क्यूशियो और न्यूमेंग का है, जो कि डार्क सिटी आए थे ना इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो वो यहाँ पर अपनी टीम से मिल चुके। पर तभी पीछे से मास्टर जिन की एंट्री हो जाती है, जो कह रहा था कि मैंने तुम लोगों को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। वो अपने साथ दो और पावरफुल मास्टर्स को लेकर आया था। वो सभी अपना अपना ऑरा रिलीज करने लगते हैं। उसको देखने के बाद जियांग हान उससे पूछा था कि तुम कौन हो, और वो बंदा मुस्कुराते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स मैं रॉबर हूँ। अब मास्टर जिन के कहने पर उसके दो एल्डर वहाँ पर फॉर्मेशन बनाकर हमला करना शुरू करने वाले थे कि तभी कीशु और न्यूमेंग अपने अपने स्वॉर्ड लेकर उन पर हमला कर देते हैं, पर इनका सामना नहीं कर पाते और पीछे हट जाते हैं। उनको देखकर तो लियांग फिर से डर के मारे न्यूमेंग के पीछे छुप चुका था। वहीं इस बार जब वो दोनों एल्डर फिर से हमला करने के लिए तैयार होते हैं तो हमारा जियांग हान और कीशु अपने अपने स्वॉर्ड को थ्रो करके उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन ये दोनों इतने ज्यादा पावरफुल थे कि इन दोनों को भी पीछे फेंक चुके थे। कीशु समझ जाती है कि ये लोग काफी ज्यादा पावरफुल हैं। वही लियांग तो डर के मारे ये सोच रहा था कि उसके सीनियर ब्रदर और सीनियर सिस्टर से हैंडल नहीं हो रहा तो उससे तो क्या ही होगा। वही मास्टर जिन अपने दोनों एल्डर्स के साथ उनके सामने आते हुए कह रहा था कि तुम्हारे पास जो टियानियन बैग है वो मुझे हैंड ओवर कर दो, यानी वही 1.4 बिलियन वाली पैसों की पोटली। वो कहता है कि अगर तुमने वो दे दिया तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। पर जियांग हान का कहना था कि अगर नहीं दिया तो ये बंदा कहता है कि नहीं दिया तो कुछ नहीं, बस तुम्हारी कब्र खोदी जाएगी। अब इससे पहले कि मास्टर जिन कुछ भी कर पाता, लियांग इतना ज्यादा डर जाता है कि अपने पास मौजूद एक टोकन निकाल कर बाहर थ्रो कर देता है। ये जियांग फैमिली का टोकन था, जिसे देखने के बाद वो सभी लोग हैरान थे। वो कहते हैं कि क्या तुम जियांग फैमिली के मेंबर हो? ये सुनकर कि वो लोग थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं, हमारा लियांग चौड़ में आ जाता है। वो कहता है कि हाँ, मेरे दादाजी जियांग बूशी हैं। तुम्हें क्या लगा मैं कोई एरा गहरा बंदा हूँ? वही मास्टर जिन के साथ जो दो बुढ़े आए थे उनमें से एक बंदा काफी ज्यादा डरते हुए कहता है कि मास्टर बूशी काफी ज्यादा पावरफुल बंदा है। वो कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा है जो कि किसी भी फॉल्स अलार्म को आराम से ब्रेक कर सकता है। लगता है कि ये बंदा उसी इमॉर्टल ताओइस्ट कल्टीवेटर का ग्रैंडसन है। हम इसे ऑफेंड नहीं कर सकते। अगर हमने जियांग फैमिली से पंगा लिया तो फिर हमें तीनों जनरल से भी फाइट करनी होगी और ये हमारे बस की बात नहीं। तो वो लोग ज्यादा कुछ नहीं करते बल्कि वहाँ से चले जाते हैं। और ये देखकर लियांग चौड़ते हुए कहता है कि वैसे तो मुझे मरने से बहुत ज्यादा डर लगता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में मेरा दिमाग बड़ी तेजी से काम करता है। टियानियो तो काफी ज्यादा हैरान हो रही थी और लियांग से इम्प्रेस भी। वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास इतना अच्छा बैक सपोर्ट है। पर लियांग तो चौड़ते हुए कहता है कि मेरे पास एक नहीं 10 बैक सपोर्ट्स हैं। और फिर वो काफी पावरफुल फैमिलीज के टोकन्स निकाल कर शो करते हुए कहता है कि देखा। टियानियो भी लाइक कि तुम सच में इतने सारे टोकन्स लेकर घूम रहे हो। कीशु
शुई के पूछने पर कि तुम्हारे पास इतने सारे टोकन्स क्या कर रहे हैं, वो बंदा तो बड़ी खुशी से बताता है कि मैंने 100 स्पिरिचुअल स्टोन में सियोल से 10 टोकन्स खरीदे थे। ये तो इतने असली लगते हैं कि असली भी इनके सामने फीके पड़ जाए। हूं ना मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ये देखकर तो टियानयू भी लाइक तुम फेक लेके घूम रहे थे। फिर जो भी हो, उनकी जान तो बच गई। यहाँ पर जियांग खान को एक पिल खरीदनी थी, इसलिए वो सभी लोग वहाँ से रवाना हो जाते हैं। घर वापस आने के बाद वो इसे टियानयू को शो करता है। टियानयू उस पिल के बारे में पढ़ते हुए कहती है कि ये तो ड्रैगन पिल है, जो कि हेवन ग्रेड का इम्यूनेंट है। इसके अंदर काफी पावरफुल स्पिरिचुअल पावर है। इसे तुम एब्जॉर्ब करोगे तो तुम्हें फायर एट्रीब्यूट की पावर मिलेगी, तुम्हारा कल्टीवेशन भी बूस्ट होगा और तुम्हें न्यू तरीके की स्वॉर्ड टेक्निक्स भी हासिल होंगी। ये तो तुमने कमाल की पिल खरीदी है। वैसे जियांग खान के पास काफी सारे पैसे थे, तो उसने बहुत ज्यादा अमाउंट में खरीद लिया था। तो टियानयू चाहती थी कि बस जियांग खान जल्द से जल्द अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर ले और उसे ब्लड ला कर दे। यहाँ पर वो जियांग खान से रिक्वेस्ट करती है कि क्या मैं भी इसे ट्राई कर सकती हूँ। इस पिल को पानी में डालना है, जैसे ही पानी से एब्जॉर्ब कर लेगा उसे पी लेना है। जियांग खान ने एक पिल निकालकर पानी में घोल दिया था। वो इसे पीने वाला था खुद, पर उसके इस पिल को पीने से पहले ही वहाँ पर उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। बाहर जाकर चेक करने पे पता लगता है कि ये और कोई नहीं बल्कि ज़ाओई है। इतनी रात को उसे वहाँ देखने के बाद जियांग खान पूछ रहा था कि तुम यहाँ क्यों, पर ज़ाओई को उसकी फिक्र हो रही थी क्योंकि डार्क सिटी में उनके साथ जो कुछ भी हुआ था उसे क्यूशियो ने बता दिया था। तो वो बस जियांग खान से पूछने आई थी कि क्या वो ठीक है, फिजिकली मेंटली उसे कोई चोट तो नहीं आई। वही इतनी ही देर में दूसरी तरफ टियानयू को दिखाते हैं। उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है कि क्यों ना जियांग खान को जल्द से जल्द पावरफुल बनाया जाए। तो वो पहले तो उस कप में एक और एक्स्ट्रा पिल मिलाती है, लेकिन सेटिस्फाइड फील नहीं करती, तो 2, 3, 4, 5, 10 पिल और मिला देती है, ये कहते हुए कि जितनी ज्यादा पिल लेगा उतनी जल्दी स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी जल्दी मुझे ब्लड ला कर देगा। इस बंदी को सिर्फ खुद से मतलब है। और ये सब करने के बाद फिर से रिलैक्स हो जाती है और जियांग खान के आकर उस पिल को पीने का वेट करने लगती है। जियांग खान प्याली को अपनी होठों से लगाता है और उसे टियानयू के बिहेवियर में कुछ अजीब दिखता है, तो वो उसे रख देता है। पर टियानयू उसे फोर्स करने लगती है कि जल्दी पी लो, इससे पहले कि ये ठंडा हो जाए। उसे इतना ज्यादा एक्साइटेड होता देखकर जियांग खान भी लाइक तुमने इस पिल में कुछ मिलाया है क्या? पर वो कहती है कि क्या तुम पागल हो, मैं तो बस देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी पावर कितनी जल्दी इंप्रूव होती है और कुछ नहीं। तुम ऐसा वैसा कैसे सोच सकते हो मेरे बारे में। दूसरे ही पल जियांग खान उसकी हरकतों और बातों को अवॉइड करता है और उस पुल को पूरी तरह से घटक जाता है। थोड़ी ही देर में उसने कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी थी। उसके हाथों पर फायर एट्रीब्यूट दिखने लग गया था, जो कि एक छोटे से फॉर्म में आ जाता है। उसके स्पिरिचुअल पावर टाइप को देखकर तो टियानयू भी हैरान हो रही थी। वो काफी रिलैक्स होते हुए बताती है कि इस फायर अवतार को क्रिएट करने के लिए कल्टीवेटर को प्रोफाउंड मिस्टिंग रियल्म की 3rd लेवल पर जाना होता है। इसका मतलब हमारा जियांग खान 1st लेवल से 3rd लेवल पर पहुंच चुका है, वो भी काफी तेजी से। इसका कारण हमारी टियानयू खुद को कहती है, क्योंकि अगर वो इतने सारे पिल्स ना मिलाती तो हमारा जियांग खान इतनी तेजी से कल्टीवेट नहीं कर पा रहा होता। पर तभी इन्हीं बातों के दौरान वो नोटिस करती है कि जियांग खान को काफी ज्यादा पेन हो रहा है, क्योंकि फायर उसकी बॉडी के अंदर बहुत एक्सट्रीम लेवल पर हाई हो चुका है, जिसे कंट्रोल करने में जियांग खान को एक्सट्रीम लेवल का पेन फील करना पड़ रहा है। धीरे धीरे वो फायर अवतार भी बड़ा होता जा रहा था। यहाँ तो टियानयू की जान अटकने लगी थी। अब उसे डर लगने लग गया था कि उसे इतनी सारी ब्लड पिल्स नहीं खिलानी चाहिए थी जियांग खान को। वो चाहती थी कि बस जियांग खान किसी तरीके से होश में आ जाए और वो उसके इर्द गिर्द घूमकर उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो जितनी देर कल्टीवेशन में रहेगा उतना खतरा बढ़ता जाएगा, क्योंकि अगर ये फ्लेम ड्रैगन उससे ज्यादा पावरफुल हो गया तो उसे ही शैटर कर देगा हमेशा हमेशा के लिए। इसीलिए वो बस ट्राई कर रही थी कि किसी तरीके से जियांग खान होश में आ जाए। वहीं दूसरी तरफ जियांग खान को दिखाते हैं, जो कि अपने सोल सी में मौजूद था और इन सारी चीजों से बेखबर था। तभी उसके सामने वो फायर अवतार आ जाता है, जो कि अब काफी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर इंक्रीज हो चुका था। उस फायर अवतार के ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद वो पावरफुल होकर जियांग खान पर ही हमला करना शुरू कर देता है। जियांग खान तो उसके अटैक्स को डॉज कर रहा था, क्योंकि अगर वो इससे हिट हो गया तो यह हेवनली फायर उसकी सोल को जलाकर राख कर देगी। उसके हमलों से बचते हुए यहाँ पर जियांग खान को पता लग गया था कि सरवाइव करने के लिए उसे अटैक भी करना होगा, तो वो फटाफट से अपनी नाइफ निकालकर उसे उस हमले को ब्लॉक कर लेता है। फाइट के दौरान जियांग खान को कुछ समझ नहीं आता, तो वो लुई हनमैंग के दिए हुए उस मिस्टीरियस स्क्रिप्चर बुक में से एक टेक्निक को फॉलो करने लग गया था, जिसे प्रैक्टिस करते ही उसकी स्वॉर्ड उसके चारों तरफ घूमते हुए काफी तेज एनर्जी क्रिएट करने लगती है और वो हॉलिंग फॉरेस्ट नाम की इस टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए उससे इस बंदे पर हमला करते हुए कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी टेरिटरी में आकर मुझ पर धौंस दिखाने की। जियांग खान का हमला काफी ज्यादा जबरदस्त था। सिर्फ एक ही स्ट्राइक से वो फायर अवतार पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाता है और हमारा जियांग खान सक्सेसफुली अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट कर लेता है। वैसे इस पूरी कल्टीवेशन को कंप्लीट करने में जियांग खान को रात से सुबह हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो उस फायर एट्रीब्यूट को कंट्रोल करते हुए टियानयू से कहता है कि देखो मैंने सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर लिया। पर चारों तरफ नजर दौड़ाने पर भी उसे टियानयू नहीं मिलती। जब देखता है तो कमरे के कोने में बैठकर वो काफी बुरी तरीके से सैड हुई पड़ी थी। उसने तो रोना शुरू कर दिया था। उसे इस हाल में पहली बार देखकर जियांग खान परेशान हो जाता है। पूछने पर वो रोते रोते बताती है कि मैंने ऑलमोस्ट तुम्हें मार ही डाला था, मुझे माफ कर देना। जियांग खान को पता नहीं था कि ये किस बारे में बात कर रही है, तो वो कहता है कि डरो मत, मैं नहीं डांटूंगा। बताओ तुमने क्या किया है। रात को मैडम ने जो भी कांड किया था वो सब कुछ सच सच बता देती है कि एक लालच की वजह से मैंने ऑलमोस्ट तुम्हें मार ही डाला। तुम्हें जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग करने और अपने ब्लड एसेंस को हासिल
करने के लिए मैंने तुम्हें एक साथ काफी सारी ब्लड पिल्स खिला दी, जिसे रिफाइन करते हुए तुम्हारा वो फायर रफ्तार आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। ये सब मेरी गलती है। पर ये सब बताते हुए वो काफी ज्यादा सैड थी और रो रही थी। ये देखकर जियांग हान का दिल पिघल जाता है तो वो उसे माफ कर देता है, ये कहते हुए कि अच्छा किया तुमने ये किया। पता है तुम्हारी हेल्प से मैं प्रोफाउंड मिस्टिक रियल्म की 5th लेवल तक पहुंच गया हूँ। एक बारी में इतना लेवल कंप्लीट करना तुम्हारी वजह से ही पॉसिबल हो पाया। वो तो ये सुनकर काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है कि सच में तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया 5th लेवल तक। वो तो बताता है कि हाँ, इतना ही नहीं, और तुम्हें पता है मैंने 7-fold टेक्निक की फर्स्ट लेयर हॉलिंग फॉरेस्ट को भी मास्टर कर लिया। अब वो तो बता रहा था काफी ज्यादा खुश होकर। टियान्यू कहती है कि अब जब तुम मुझसे नाराज नहीं हो तो क्यों ना तुम मुझे मॉन्स्टर का ब्लड ला कर दो। तुमने कहा था कि पावरफुल होने पर दोगे, तुम तो काफी पावरफुल हो चुके हो। जियांग हान को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वो सच में पावरफुल हो चुका था, इसलिए वो टियान्यू से कहता है कि चलो अभी चलते हैं। खुद को ठीक करने के बाद वो निकल जाती है खुशी खुशी पहले की तरह। जैसे ही वो लोग अपने अपने रूम से बाहर निकलते हैं तभी उनकी नजर उसी गोल्डन फॉक्स पर पड़ती है जो कि रॉर कर रही थी। जियांग हान उसे देखकर एक्टिव हो जाता है। इस बार वो उसे जाने नहीं देना चाहता था तो वो उसे झपट कर पकड़ने ही वाला था कि वो वहाँ से भाग जाती है, पर जियांग हान अभी भी उसके पीछे लगा हुआ था। अब देखना ये है कि क्या वो उसे पकड़ पाता है या नहीं, क्योंकि इसी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।